नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के लोक प्रशासन विषय की पेपर सेकंड की आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। आइए एक बार कथनों की जांच कर लेते हैं। इट एम्स एट बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, यानी इसका लक्ष्य जो है वो रणनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उपस्थिति न्यूनतम करना है। बिल्कुल ठीक बात है। इंश्योरेंस इज़ अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर, यानी बीमा एक रणनीतिक क्षेत्र है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी CPSEs विल बी प्राइवेटाइज्ड अदरवाइज विल बी क्लोज्ड, यानी गैर रणनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। तो कथन भी बिल्कुल ठीक है। इट वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022-23, ये जो कथन है ये आपका गलत है, क्योंकि ये 2021 वाले बजट में 2021-22 वाले बजट में जो है इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड जो है वो करेक्ट कथन नहीं हो सकता, इसलिए वही आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है इन विच ईयर द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड लॉन्च द फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, यानी केंद्रीय समाज कल्याण मंडल द्वारा परिवार परामर्श केंद्र किस वर्ष में प्रारंभ किए गए। तो आपको बताते चलें इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1983 है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ कथन दे रखे हैं, हमें उनकी जांच करनी है। आइए पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 specified that the total number of ministers shall not exceed 15% of the total number of the members of the House of People, यानी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में उल्लेखित किया गया है कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ आगे कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लासिफाइड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनटू डिफरेंट रैंक, यानी संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है भारत के संविधान में। और नेक्स्ट कथन की बात करते हैं। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शुड बी 25, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा ये थी कि प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो 25 होनी चाहिए। तो आपको बताते चले ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने बात की थी कि 16 जो है वो आपके कैबिनेट मंत्री होने चाहिए और 45 मैक्सिमम जो है वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। 25 के आंकड़े की बात नहीं की गई थी, इसलिए केवल जो ऑप्शन ए है यानी ओनली ए आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कंटेस्टेड द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्न में से किस भारतीय उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा त्यागपत्र दिए बिना भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। तो आपको बताते चले भारत के कुल 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो आगे जाकर के भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। पर ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं इन ऑप्शंस में से जो भारत के राष्ट्रपति बने बिना त्यागपत्र दिए। जब वो चुनाव उन्होंने लड़ा और वो जीत गए उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया था अपनी वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उससे, पर चुनाव लड़ते वक्त वो उपराष्ट्रपति के पद पर कायम थे, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति हेतु महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो आइए कथनों की जांच कर लेते हैं। प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग इम्पीचमेंट, यानी राष्ट्रपति को स्वयं तथा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से महाभियोग के संदर्भ में अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। तो बिल्कुल होगा, बात बिल्कुल ठीक है। द इम्पीचमेंट मोशन शुड बी पास्ड
बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ फ्रॉम बोथ दी हाउसेस। यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों की कुल संख्या से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एंड व्हेन अ चार्ज हैज़ बीन सो प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। यानी जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा जो सदन है वो उस आरोप का अन्वेषण करेगा, उस आरोप की जाँच करेगा, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन की, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन विच द मोशन इज इंट्रोड्यूस शुड साइन द प्रपोजल फॉर इम्पीचमेंट। यानी जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव रखा गया है उस सदन के कुल सदस्यों में से 10% द्वारा यह हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि 10% नहीं बल्कि 1/4 जो है टोटल स्ट्रेंथ का वो होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात की जा रही है, तो आपको बताते चले भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही प्रांतों में दोहरा शासन जो है वो ख़त्म किया गया था। यानी इट एंडेड द डायरार्की इन प्रोविंसेस। इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स इनटू 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। यानी इसने विषयों को 3 सूचियों में बांटा था, संघ, राज्य एवं समवर्ती। इट स्टैब्लिश्ड फेडरल कोर्ट, यानी इसने फेडरल न्यायालय की स्थापना की थी। आपको बताते चले फेडरल न्यायालय जो है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 यानी 1937 में फाइनली जो है अंगीकार हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड फेडरल सिस्टम विच वॉज मैंडेटरी फॉर ऑल द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन। यानी इसने संघात्मक व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें सभी प्रांतों और देसी रियासतों को शामिल होना अनिवार्य किया गया। ये जो ऑप्शन है ये आपका गड़बड़ है, क्योंकि हाँ बात की गई थी फेडरल सिस्टम की, लेकिन अनिवार्यता नहीं थी, इसमें अनिवार्यता की बात नहीं थी, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस लोकेटेड। यानी राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताते चले इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है हुज डिसीजन इज़ फाइनल इफ़ अ मैटर फॉल्स अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर और नॉट। यानी कोई मामला जो है वो राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय जो है वो किसका होगा। तो आपको बताते चले आखिरी निर्णय जो है वो भाई राज्यपाल यानी गवर्नर का ही होता है। इसी के साथ पूछा गया है व्हेन वाज प्रोजेक्ट विग आई लॉन्च्ड। यानी विग आई जो प्रोजेक्ट है उसका शुभारंभ जो है आपको बताते चले साल 2010 में हुआ था, दिसंबर 2010। आई थिंक दिसंबर या अक्टूबर 2010 की बात है। ऑपरेशन विग आई जो है वो लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के उनमें कौन कौन सा जो कथन है वो सम्मिलित है। तो आइए कथनों की जांच कर लेते हैं। टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इंटरवेंशंस इन पॉलिसीज़। भाई पहला ही कथन जो है वो गलत हो गया है, क्योंकि नीति आयोग कभी भी नहीं चाहेगा कि अधिक केंद्रीय दखल सुनिश्चित करने के लिए बात नहीं की जाती है नीति आयोग की। तो ऑप्शन ए तो आपका कभी भी हो नहीं सकता, आप इस तरह के ऑप्शंस हटा देंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित हैं। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। वी डू नॉट इंटेंड टू पे स्पेशल अटेंशन टू दी सेक्शंस ऑफ आर सोसाइटी हु बेनिफिट एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू नीति आयोग। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपके करेक्ट आंसर हो नहीं सकते, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी और डी यानी फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है। एक बार हम सी और डी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज़। यानी अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। तो ये दोनों ही कथन जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हमने 150 में से टोटल 125 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। बचे हुए जो 25 क्वेश्चंस हैं वो भी हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ में
जैसे हमने पहले भी बात की, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप अपनी फाउंडेशन, अपने करियर पाथ की जो नींव है वो डेवलप करना चाहते हैं, उसे मजबूती देना बहुत ज़रूरी हो जाता है सुनिश्चित करने के लिए आपकी सफलता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है। और इसी के लिए हम आप तक लेकर आए हैं PYQ वन स्टॉप। तो यदि आपको हमारी वीडियो से किसी भी तरह की मदद मिल रही है, किसी भी तरह की आपकी हेल्प हो रही है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके हो, क्वेश्चंस की जो क्लैरिटी है, जहाँ छोटी छोटी हमसे गलतियाँ हो जाती है उन गड़बड़ी को रोकने में अगर आपकी मदद हो पा रही है हमारी बात जान के, सुन के, या फिर कहीं ना कहीं मेमोरी रिटेंशन में, बातों को याद रखने में आपकी मदद हो रही है, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो सही ऑडियंस तक पहुंच पा रहा है और लोग जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं इससे। और हमें भी अप्रिसिएशन और मोटिवेशन इस तरह से मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो रिलायबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाएं। और इसी के साथ आपके और भी साथी जो इस तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनके साथ भी आप जो चैनल हैं, जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए।